नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तारीखों का भले अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन दमोह उपचुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना तेज कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की फौज को मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। इधर दमोह उपचुनाव की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने भी एक बार फिर 4 उपचुनाव वाली सीटों पर दमखम दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। कमलनाथ ने कमान संभालते हुए एक सीट पर 10 कांग्रेस विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से चौसर बिछानी शुरू कर दी है। इसके लिए बीजेपी ने मैराथन बैठकों के बाद नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। दमोह उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने इससे सबक लिया है और इस बार सारा फोकस माइक्रो मैनेजमेंट पर है। वहीं कांग्रेस पहले ही अपने प्रभारियों की घोषणा कर चुकी है और अब एक सीट पर 10 कांग्रेस विधायक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कमलनाथ एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू करने वाले हैं। इधर 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इसके लिए 14 मंत्रियों और 26 सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। खंडवा लोकसभा सीट की हर विधानसभा पर एक मंत्री को लगाया गया है। रविवार को प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में इसकी घोषणा की गई। खंडवा लोकसभा सीट को बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। इसमें 4 जिले आते हैं। यही कारण है कि खंडवा लोकसभा की सभी विधानसभाओं में एक मंत्री और संगठन के एक बड़े पदाधिकारी को जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा को बुरहानपुर, प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार को खंडवा, प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय को देवास, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती को खरगोन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा हर विधानसभा पर मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री अरविंद भदौरिया, भारत सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री ललिता यादव और प्रदेश मंत्री प्रभुदयाल कुशवाहा को जिम्मेदारी दी गई है। रेगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री राम खिलावन पटेल, बिसाहुलाल सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार और प्रदेश मंत्री राजेश पांडे को जिम्मेदारी दी गई है। जोबट विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री विश्वास सारंग, प्रेम सिंह पटेल को प्रभारी बनाया गया है। सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक रमेश मेंदोला, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भावर, प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल और प्रदेश मंत्री संगीता सोनी को संगठन ने दायित्व सौंपा है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। पार्टी में विधानसभावार तैनात किए गए मंत्री और पदाधिकारियों को 27 जुलाई से चुनाव वाले क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने इस दौरान सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से हर घर तक संपर्क अभियान चलाने को कहा है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी फैसलों को भी चुनाव वाले क्षेत्रों में जनता तक पहुंचाने का काम सौंपा है। दमोह उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद पार्टी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में माइक्रो प्लान तैयार कर चुनावी समर में उतरने की तैयारी में है। यही कारण है कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले बीजेपी में चली मैराथन बैठक के बाद पार्टी ने नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर निश्चित रूप से जमीन पर जो हमारा काम है उसको और मजबूती प्रदान करते हैं। इस बात का प्रयास करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं नीचे तक जा रही थी वो अमली जामा उन्हें पहनाया जा रहा है, नहीं पहनाया जा रहा। अभी फिलहाल चुनाव घोषित होने में समय है। जो भी सरकार के माध्यम से भी यदि उस क्षेत्र का कोई लाभ होना है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी गलतियां कई चुनाव में हुई है
उसको भी हम दोबारा ना करें, उस बात को और ठीक करें। और वैशेषकर आप जानते हैं कि ये चारों जो चुनाव हैं ये अपने आप में अलग अलग क्षेत्रों में हैं, इनका कोई आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि इन चारों सीटों को जीतकर हम इस बात का एहसास कांग्रेस पार्टी को करा दें कि मध्य प्रदेश में चारों तरफ से अब उनकी हार सुनिश्चित है। पार्टी लाख बैठकें कर लें, लेकिन उनको जनता के सवालों के जवाब नहीं सूझ रहे हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, लेकिन उनको जनता के इन सवालों के जवाब नहीं सूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है कि प्रभारी वो बाद में नियुक्त करें, माइक्रो मैनेजमेंट की बात वो बाद में सोचें, पहले वो इन सवालों के जवाब ढूंढ लें। कब वैक्सीन पूरी लग पाएगी, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कब है, ये सारे मुद्दे जो हैं मुख्य मुद्दे होंगे। कांग्रेस एक एक मुद्दों को जनता की अदालत में लेकर जाएगी और कांग्रेस जो है इन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में विजयश्री हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हारी हुई लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक वो जनता के इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेती। ये उपचुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ होगा। खंडवा लोकसभा सीट जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दमोह उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस जोश में है। दूसरी ओर भाजपा इस हार से उबरकर जीत के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इन चुनाव पर सबकी नजर है। अगर कांग्रेस अपनी सीटें बरकरार रख पाती है तो कमलनाथ के लिए राहत होगी, लेकिन अगर वो बीजेपी से एक आध सीट भी छीनने में सफल रहे तो बीजेपी में कलह मचने की आशंका रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव और ब्यूरो हेड अनादि टीवी ब्रजेश चौक से। ब्रजेश जी, सबसे पहले आप ही के पास कि जो फिरोज सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस या जनता के सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं और उसके जवाब आप दर्शकों के लिए ज़रूर देंगे इसको समझाने के लिए कि ये 4 उपचुनाव कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि अलग अलग नेचर का है। 2 सीटें, एक निवाड़ की है, मालवा भी मान लीजिए, विंध्य भी है और महाकौशल बुंदेलखंड भी है। चारों का तासीर अलग है, क्षेत्रों की, चारों के मुद्दे अलग हैं। और 3 सीटें इसमें कांग्रेस के, 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, 2 बीजेपी के पास, एक विधानसभा की, एक लोकसभा की। दमोह हार के बाद हमने देखा उसके जो साइड इफ़ेक्ट हमने देखा है कि जयंत मलैया को जिस प्रकार नोटिस मिला और प्रहलाद पटेल का कद जिस प्रकार से केंद्रीय राजनीति में घटा, तो शायद बाकी के जो लोग जिनको दिमाग में थोड़ा सा भी होगा कि अगर बगावत की उनको सूझ ही रही होगी या उनके दिमाग में कुछ होगा भीतरघात का जरा सा भी, तो शायद ये पहले से एक संदेश पार्टी ने तो दे ही दिया उनको। निश्चित तौर पर मनोज जी संकेत तो दे ही दिए। और ये चारों सीटों की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए, चारों मध्य प्रदेश का यदि हम कोई सर्वे करें तो चारों पॉकेट से आपको पता चल जाएगा कि सरकार कैसी चल रही है। बिल्कुल। और चौसर तो बिछ गई है, और चौसर बिछी है, जिस तरह से गंभीरता दिख रही है दोनों दलों की, तो ये साबित करती है मनोज जी कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है। ये बताएंगे आपको कि आपकी सरकार ने 2 साल में क्या किया या पिछली सरकार कैसी थी। तो आपको ये अगला, आप उसको सेमीफाइनल भी कह सकते हो, आपको एक तरह से सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास के पूरे मध्य प्रदेश में आपकी सरकार के बारे में जनता क्या सोचने लगी है। तो चौसर इस हिसाब से बिछी है। और जब चौसर में मनोज जी दोनों दल बराबर की टक्कर के नहीं हो तो मजा नहीं आता खेल में। तो इस बार हमको लग रहा है कि मजे वाला गेम होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से भाजपा की तैयारियां चल रही हैं, और वो जिस तरह से आपने कहा कि गलतियों से सबक लिया है और एक संकेत दिया है। सबसे महत्वपूर्ण सीट यदि हम लोकसभा की माने खंडवा की, तो खंडवा में आप देखिए कि वहाँ पे आपको वैसे ही समीकरण बनते दिख रहे हैं जैसे आपने दमोह में देखे, जिसके संकेत दिए। तो यदि वहाँ सरकार आज से संभल जाती है, संगठन आज से संभल जाता है, तो वो परिस्थितियाँ नहीं है। भाजपा के लिए वो 2 सीट हैं जो कांग्रेस से उनको लेना है, तो वहाँ बाकायदा उन्होंने रणनीति बनाई है। एक सीट उनकी रेगांव की जो बागरी जी के निधन के कारण खाली हुई, जुगल किशोर बागरी जी के निधन के कारण खाली हुई है। तो हो सकता है जैसे कि दोनों ही तरफ से आप देखिए कि दावेदार कौन है, दावेदार एक सहानुभूति की लहर लेने, एक बड़ा वही है कि दावेदार कौन है। दावेदार दोनों दलों से वैसे ही हैं। यदि जहां निधन कांग्रेस के विधायकों का हुआ है तो उनके रिश्तेदारों को निश्चित तौर पर कांग्रेस टिकट देगी। और अरुण यादव जहां से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी तक सर्वे रिपोर्ट नहीं आई, तो मतलब तैयारी वो भी कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं क्षेत्र में।
और वहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुझसे तो अभी कहा ही नहीं अरुण यादव ने कि उनको चुनाव लड़ना है। तो उनको चुनाव लड़ना है, तो उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं ये भी संकेत देते हैं कि जो दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, उनकी और उनकी बातचीत ही नहीं हो रही। और बातचीत क्यों नहीं हो रही, इसके आपको देखा, हमने भी कई बार डिबेट में भी दिखाया, कई बार चर्चा भी हुई है कि किस कारण उनके बीच में मतभेद है। बिल्कुल। तो ये मतभेद भी चुनाव पे निश्चित तौर पर असर डालेंगे मनोज जी। तो कांग्रेस को भी वो दूर करना पड़ेगा और भाजपा को जिस तरह से वहाँ पे नंदू भैया के बेटे का नाम चल रहा है, अर्चना चिटनिस दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, और आपको पता है कि अर्चना चिटनिस और नंदू भैया की पहले से ही वो क्षेत्र में कृष्ण मुरारी मोघे और कृष्ण मुरारी मोरे भी दावेदार हैं। और एक नाम बीच में कैलाश विजयवर्गीय का भी चला था कि शायद उनको मंत्रिमंडल बना दिया जाए और वो जो है तो भाजपा जिस तरह से उन्होंने नियुक्तियां की हैं, जिम्मेदारी दी है, तो वो भी पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि ये चुनाव जो हैं वो दोनों के लिए साख का सवाल ही नहीं है। ये दोनों की कार्यशैली बताएंगे कि कांग्रेस वापस खड़ा हो सकती है कि नहीं खड़ी हो सकती है, जिस तरह से दमोह में, और भाजपा को ये बताएंगे कि हाँ आगे आपकी सरकार के लिए क्या कठिनाई है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। बहुत नमस्कार। संजीव जी, क्या केवल सहानुभूति लहर पर ये चुनाव जीत सकती दोनों पार्टियां? क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर खंडवा की बात करें तो जिस प्रकार से प्रभारी बनाए गए हैं उसमें कहीं भी अर्चना चिटनिस का नाम नहीं है, यानी एक संकेत है कि शायद अर्चना चिटनिस लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं। यानी नंदू भैया के बेटे का जो नाम चल रहा था हर्षवर्धन का, हो सकता है या तो उनको टिकट ना मिले, या हो सकता है कि उनको विधानसभा में पार्टी चुनाव मैदान में उतार दे, या कृष्ण मुरारी मोघे एक नाम है। बाकी ये सारे प्रभारी उन्होंने नियुक्त कर दिए और कांग्रेस की तरफ से भी एकलौता नाम हम देख रहे हैं कि अरुण यादव का है। लेकिन बड़ी चुनौती आपको नहीं लग रहा कि पृथ्वीपुर और दूसरी जोवट में होगी जो कांग्रेस की सीटें, और ऐसे गढ़ हैं जब बीजेपी को बहुत मशक्कत करना पड़ेगी? निश्चित तौर पे ये अकेला यही नहीं है, बाकी और भी चीजें काम करने वाली हैं। सबसे खास ये है कि अब वो स्थितियां नहीं बची हुई है जो पहले होती थी कि एक तरफा हो जाए या आप सीधे से निकल जाइए। अभी इतने सारे मोर्चे हैं या इतनी सारी चीजें हैं, खासकर महंगाई बहुत बड़ा इश्यू होगा। कोरोना को जो लोगों ने भोगा है वो बहुत लोगों ने उसको भूला नहीं है अभी, जो चाहे वो फर्स्ट फेज हो चाहे सेकंड फेज हो। तो वो एक बड़ी कठिनाई बीजेपी के सामने, क्योंकि सरकार में बीजेपी थी, उसने बहुत सारे वादे किए थे, दावे किए थे, वो चीज वहां कहीं ना कहीं होगी। सबसे खास जो चीज है उसमें हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त जो महंगाई है, चाहे वो आप पेट्रोल डीजल ले लीजिए, चाहे आप वो गैस का दाम ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसको लेकर कठिनाई आनी है। और लेकिन आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस इसको भुला नहीं पा रही? हमने देखा 50-55 रुपए लीटर था, तो यही शिवराज जी को हमने साइकिल से जाते देखा, हमने अटल जी को देखा संसद में बैलगाड़ी से जाते, लेकिन कांग्रेस ही तो पीसीसी भी नहीं जा रहा है इसके विरोध के लिए। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जनता नहीं है। ये सब कुछ जो जैसे पिछला चुनाव जब हम बात करते हैं कि जो दमोह उपचुनाव जीता था कांग्रेस, कांग्रेस ठीक है, उसमें कांग्रेस ने नहीं जीता, वो भी जनता ने जिताया, मतलब नाराजगी जनता ने जीता, जनता क्योंकि प्रत्याशी वो ऐसा चुनाव था कि जो प्रत्याशी ने जो सीट छोड़ी थी तो जनता को गले नहीं उतर रहा था कि एक चलती हुई सरकार चल रही है और आप एक जबरदस्ती उपचुनाव थोप रहे हो, और बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। बेशक वो सारी चीजें थी, और दूसरी बाकी जो स्थितियां थी, हमने देखा, मैंने कोरोना था, कोरोना में जो लोगों ने भोगा, और फिर अभी जो आई है कि साहब ऑक्सीजन से पूरे देश में एक भी जगह कोई मौत नहीं हुई, ये चीजें गले नहीं उतरती हैं आदमी को। और साथ साथ जो अभी आपने 1.25 साल 1 साल का जो पीरियड रहा है शिवराज जी का, वो पीरियड भी कहीं ना कहीं काम करेगा, मायने रखेगा। अब वो करिश्मा जो था, चाहे वो केंद्र के सरकार का हो, खासकर जो मोदी जी का जो एक था, वो मुलम्मा थोड़ा सा उस पर कहीं उतार हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। शिवराज जी का जो एक चेहरा या मध्य प्रदेश में होता, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि क्या कमलनाथ वो चेहरा होंगे कि इस नाराजगी को भुना ले? क्योंकि हमने 2003 में आप देखिए, उसके पहले 90 में देखिए, 95, 98, 93 देखिए कि लगता था कि अब सरकार बन जाएगी बीजेपी की, लेकिन उस असंतोष को भुनाने वाला चेहरा नहीं था। वो 2003 में उमा भारती आई और कांग्रेस को उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। तो यही एक ऐसा करिश्माई लीडर कांग्रेस को आज की तारीख में चाहिए, और ऐसा कोई लीडर आपको लग रहा है कांग्रेस में है इन दोनों नेताओं को छोड़ दिया जाए तो, या ये दोनों नेता नहीं? अभी तो माइनस है। हम कहते हैं सिंधिया के जाने के बाद वो जो चुनाव 2018 जीती है कांग्रेस में, सिंधिया का चेहरा था जो सामने रखा हुआ था, जनता को अपील करता था वो चेहरा। तो वो चेहरे की कमी तो निश्चित तौर पर है। कहीं कोई चेहरा जो कांग्रेस में जिस तरीके, ना तो कमलनाथ के प्रति एक वो बहुत जबरदस्त आकर्षण है, और दिग्विजय सिंह तो खुद ही कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ प्रचार के लिए ना भेजिएगा, ना इनको प्रचार करें, ना ही आप हमारे यहाँ भाषणबाजी करें, अगर ये आएंगे तो हमारे वोट कम होंगे। मतलब बैकडोर पे बात हो तो लोग ऐसा बोलते हैं, और वो तो वो खुद भी कहते हैं कि मेरे बोलने से वोट कम हो जाते हैं, इसके बाद भी बोलना छोड़ते नहीं है। हाँ, वो छोड़ते नहीं, तो वो एक कमी है, चेहरा नहीं है। लेकिन हाँ,
अब व्यक्तिगत जो स्थिति होंगी, अब उनके पास ये भी एक मतलब मजबूरी वाली स्थिति है कि कांग्रेस खंडवा में उस तरीके का प्रत्याशी नहीं, अरुण यादव ही एक ऐसे प्रत्याशी हैं, वो कहीं वहां हारे भी है, पहले 2 बार हार चुके हैं और लंबी लंबी हार हारे हैं। अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता है कि जो चले जाए, लेकिन हाँ वो फिर भी तुलनात्मक हम कह सकते हैं कि ठीक चेहरा है, एक फ्रेश लगता है। हारने के बाद भी आदमी को लगता नहीं यार ये फिर भी चलिए ठीक है। तो एक वहां, और पृथ्वीपुर की आपने बात की, जोबट की बात की, दोनों बिल्कुल और कांग्रेस के लड़ रहे हैं। और जब अशोक सिंह को ग्वालियर में 4-4 मौके दे सकते हैं, तो अरुण यादव फिर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे पूर्व, कोई विकल्प नहीं है, तीसरा मौका तो उनका बनता है, कोई हाँ, विकल्प दिया भी जाना नहीं। चाहिए, बिल्कुल दिया जा सकता है क्योंकि उनका मजबूरी भी है, वो मजबूरी भी है। तो ओवरऑल जो ब्रजेश अभी कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जो कांग्रेस करती, बीजेपी जो यहाँ करती आई है, जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस रहा है, और बीजेपी वैसे चुनाव की तैयारी भरपूर करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके पास में भरपूर एक ऊर्जा है, उसके पास में सत्ता होने का एक अलग एक प्लस पॉइंट है, साथ साथ बड़ी टीम है, बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं की जो जुट के मैदान में काम करते हैं। कांग्रेस की सारी कमी है, लेकिन ये चुनाव जनता बनाम बीजेपी का, ऐसा मैं मानता हूं। जी। और मनोज जी, एक और चीज इसमें एक चीज और भी है कि यहाँ नेतृत्व में जो नेता है उसका चेहरा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इससे ना सरकार बदलने वाली है, ना बिगड़ने वाली, ना बनने वाली है। तो जनता एक संकेत दे सकती है, जो नाराजगी उसमें होगी तो वो नाराजगी का फायदा कांग्रेस कैसे उठाती है। जो अलग अलग पॉकेट्स में क्योंकि चुनाव हो रहे थे, पल्स मिलेगी प्रदेश की। लेकिन एक कहावत और हमने सुनी है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर आप 26 सांसद, 14 मंत्री, विधायक, संगठन के पदाधिकारियों की फौज अगर लगा दे रहे हैं, और यही कांग्रेस कर रही है कि 10-10 विधायक, इतने सारे आप लोग पहुंचा देते हैं, तो जो स्थानीय कार्यकर्ता उसको ये लगता है कि जितने लोग जाते हैं वो अपने 4-6 सेवकों के साथ जाते हैं, अपना एक अलग तामझाम के साथ जाते हैं। अब तो कई अपने मीडिया मैनेजमेंट की टीम भी ले जाते हैं, वो जो बताती है कि हम कितना काम कर रहे हैं यहाँ। तो इनके कारण जो स्थानीय कार्यकर्ता उसको लगता है अब तो मंत्री जी जिता ही लेंगे, या हमारी क्या जरूरत है। ये दमोह में हमने देखा बीजेपी ने जो भुगता है। और क्या लग रहा है अब इस जो चुनाव में हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी फौज बीजेपी ने लगा दी है, तो कहीं ये रणनीतिक रूप से गलती तो नहीं, या वाकई में जो राहुल कोठारी कह रहे थे कि ज़मीनी की योजनाएं नीचे तक पहुंचानी है, सर्वे कराना है, पब्लिक की पल से समझना है। देखिए मनोज जी, नेताओं को लगाना ठीक है, लेकिन नेताओं के साथ जो फौज जाती है वो निश्चित तौर पर वो प्रभाव डालती है, क्योंकि आप उतना वजन वहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता रहता है उसको नहीं दे पाते। यदि आप उसको साथ लेके चलोगे तो निश्चित तौर पर वो आपको वहाँ पे लीड दिला सकता है, क्योंकि आप यहाँ से ले जाते हो, वो आपके साथ भीड़ जरूर हो जाती है, भीड़ तन, लेकिन ना वो किसी को जानता है, ना किसी से कह सकता है कि आप वोट दीजिए या वोट दिलवा सकता है। वो आपके साथ एक मजमा दिखता है। नेता का जरूर प्रभाव रहता है। यदि आपने नेता लगाए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लगाए हैं, तो ये एक और संकेत देते हैं मनोज जी कि आप कितने डरे हुए हो या कितने गंभीर हो उस चुनाव के लिए, कि आपने बड़ी फौज उतार दी है कि कहीं भी कोई चूक ना हो। एक कार्यकर्ता के पीछे या जो एक वहां का पदाधिकारी है उसके पीछे आपने एक नेता लगा दिया, एक साथ कर दिया उसके नेता कि ये आपके साथ लगा। तो ये आपकी गंभीरता भी बताती है और ये डर भी बताती है कि आप डरे हुए हो कहीं दमोह जैसे परिणाम फिर ना आ जाए। दमोह में आप सहन कर गए, लेकिन यदि इन चारों में से यदि आपको मनोज जी 3 जीबी हार गए आप, तो आपके पास सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, आप क्योंकि दमोह भी हमने देखा था कि नेता हेलीकॉप्टर में उड़ रहा था, नीचे पब्लिक जमीन पर उनको सबक सिखा रही थी और कार्यकर्ता घर बैठ गया था। बिल्कुल। तो मनोज जी, ये कार्यकर्ता घर ना बैठे। और जो भीतर घाट यदि दमोह की बात करें तो निश्चित तौर पर यदि भाजपा के पास उन्होंने जो फीडबैक आया होगा, जो हार के कारण की समीक्षा की होगी, तो उनके पास बिल्कुल होगा ये कि क्यों हारे हम, भले ही वो पब्लिक में ना आया हो, मीडिया में नहीं आया, तो उन हार से जो उनके पास समीक्षा में आए होंगे कारणों से, तो वो यहाँ सबक लेके उसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है इस कारण भी ये भीड़ ज़्यादा उतारी हो या ऐसे नेताओं को उतारा हो कि इस तरह की घटनाएं ना हो, कि इस तरह से भीतर घात ना हो। अभी से तैयारी कर लीजिए, अभी से फील्ड में जाइए, जो वहाँ काम होने वाले हैं, जो मंत्री कर सकते हैं कई बार मंत्री एक काम और करें। कहावत भी है ना कि कई बार लगता है चोरी का डर हो तो खजाने की चाबी चोर के हाथ में दे दो। बिल्कुल, लेकिन ऐसा देने के बाद कई बार नुकसान भी हो जाता है नुकसान भी मनोज जी, होता है। तो चोर चोरी करके चला जाता है। संजीव जी, जो हम देख रहे हैं कि ये नतीजों की भी बात करें तो अभी जो जिस प्रकार से घटनाक्रम कांग्रेस में चल रहा है, अगर पंजाब की बात करें, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की, मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कोई चुनौती कमलनाथ के लिए नहीं है, लेकिन अगर इनमें से एक भी सीट पार्टी गंवा देती है तो क्या मानते हैं कि 2 में से एक पद खतरे में रहेगा, नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का, या उसके पहले ही कोई एक पद उनको गंवाना पड़ सकता है? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है यहाँ गंवाने के लिए कांग्रेस का कुछ बचा है। कांग्रेस यहाँ भी यूपी वाली राह पर ही चल रही है। बहुत वो तो पिछली 2018 के चुनाव में जैसे हालात बने वैसे हो गए। अब ये जो महंगाई का इशू है, ये जो कोरोना है, या जो देश में आर्थिक कठिनाइयां पैदा हुई, इसके क्या कुछ पलटता है, जनता किस तरीके से करती है, वो पूरी की पूरी देश भर में देखने वाली बात होगी। तो इधर अगर कमलनाथ की मध्य प्रदेश में बात करेंगे, इन 4 सीटों के नतीजों से कुछ हो जाएगा, मुझे लगता नहीं। कमलनाथ का एक अपना कद है, बड़ा कद है, और कहीं ना कहीं
भरोसा उन पे किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मजबूरी ये भी है कि कांग्रेस को चलाएगा कौन, कैसे चलेगी कांग्रेस। बिल्कुल, अपन सबसे ने बड़ा देखा तो है कि बात जब है। अरुण यादव लेकिन जब मनोज जी प्रदेश कुछ अध्यक्ष थे कुछ घटनाक्रमों से ऐसा लग रहा है कि मायूसी से उभर रही है कांग्रेस। जैसे आज राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके निकल पड़े हैं किसानों के साथ में, पिछली बार भी गए, पंजाब लेकिन में जो सवाल- निर्णय हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जब आप पंजाब की अगर हम बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो गेहूं उपार्जन की बात करें, मूंग की, तो बीजेपी तो कोई मौका छोड़ नहीं रही। वो कांग्रेस कह रही है हम किसानों का मुद्दा उठाएंगे, तो ये कोई रणनीतिक गलती कर रही है, क्योंकि जब किसानों की बात करोगे तो किसान कर्ज माफी की भी बात पूछेगा किसान। निश्चित संजीव तौर जी? पर मनोज जी जी मांगूंगा ब्रजेश जी आपका। संजीव जी। हाँ नहीं, निश्चित तौर पे सवाल तो सारे होंगे। आप जब जाएंगे तो वो पूछा ही जाएगा कि आपने हमारे, लेकिन फिर भी एक आज तो उम्मीद तो जगी थी, शुरुआत तो हुई थी। बीजेपी के आने के बाद किसानों की हालत कोई सुधर गई हो या उन्होंने कुछ कर दिया हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है। अभी उपार्जन को लेकर जितने दावे हुए आपके सामने, हमारे सामने है कि पीठ उसका जो उसकी जो हकीकत क्या है, सब कुछ खुला हुआ है कि इतना उपार्जन हुआ, लेकिन किसान कठिनाइयों में बना हुआ है। उसकी वो कहता है हमें अपने फसल के सही दाम नहीं मिल पाए, हमारी फसल नहीं बिक पाई, हमें औने पौने दामों में जो बिचौलिए उन्हीं को बेचना पड़ी। अभी जो और आपदा आई उसको लेकर जो प्रॉपर राहत मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, ये शिकायत है। और हम मध्य प्रदेश, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसान तो लगातार पिसी रहा है। वो चाहे केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मोदी जी आ गए, जो दावे हुए तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो राहुल गांधी ने कम से कम ट्रैक्टर लेके संसद तक गए, कम से कम ये नेता आसपास के खेतों तक चले जाएं, किसानों की स्थिति जानने। ये भी जाते हैं खिलौना एक चीज ट्रैक्टर कर ले। लेके। लेकिन ये जब नेताओं की बात होती तो वो विधानसभा में ट्रैक्टर पकड़ा देते हैं खिलौना के कि आप प्रदर्शन करिए, और असली ट्रैक्टर वाले अरुण यादव घर में कैद रह जाते हैं। वो भी स्थिति है। क्या ये जो आप कह रहे हैं मुद्दों को कैच नहीं करा पाना कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी। कांग्रेस पिछले लंबे अरसे से, अगर आप 2014 से उठाइए, जब से सत्ता से बाहर हुई है, तब से आज 21 हम आ गए हैं, 7 साल के आसपास से सत्ता से बाहर है। केंद्र में, प्रदेशों में उसकी सत्ता लगातार चली जा रही है, लेकिन मुझे लगता है सुधरने या सीखने या जो एक उसका कह लीजिए सीधे सीधे कि हम सबक लेकर कुछ वापसी करें, उसको नहीं अपना पा रही। यही एक कमजोरी। मुद्दे ढेर हैं, बहुत इतने मुद्दे हैं, यदि अगर आप ढंग से उसको प्ले करिए तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, आप हर दिन कुछ ना कुछ कर सकते, जो कि बीजेपी करती रही थी या करती थी या करती है। आज भी बीजेपी पॉजिटिव मूड के लिए अपने सारी चीजों को वो कुछ ना कुछ प्रस्तुत करती रहती है किसी तरीके से। तो कांग्रेस की एक कमजोरी बहुत बड़ी है, और आपके पास में कहीं ना कहीं जो बिखराव है कि कोई शंका नहीं है कि तुलनात्मक यदि बीजेपी के जो आज के लीडर हैं केंद्र की, उस तुलना बीजेपी कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडरान हैं, बहुत विद्वान नेताओं की उनके पास लंबी फहरिस्त है, लेकिन वो हर आदमी को कहीं ना कहीं ईगो का एक प्रॉब्लम है कि उनके साथ कार्डर भी नहीं है ना, दिक्कत ये है। बेशक कार्डर भी नहीं, लेकिन उनके साथ नहीं कि हमें चावल दीजिए, पीले चावल कराइए, आइए दीजिए, तब हम कोशिश करेंगे निकलेंगे। ये एक मजबूरी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे देश हो। लेकिन मनोज जी सबसे बड़ा मुद्दे तो हैं, भरोसा नहीं बचा ना पब्लिक का उन पर। बिल्कुल वही है, लेकिन सवाल वही जो अब भरोसे की जो बात कही आपने, तो हमने देखा कि जब उपचुनाव हुए थे 28 सीटों पर, तब ये था कि कमलनाथ बनाम शिवराज सिंधिया, इस अग्नि परीक्षा में शिवराज और सिंधिया पास हुए, बीजेपी की सरकार मजबूत हो गई। संगठन के नाते हम देखें, वीडी शर्मा अध्यक्ष बने थे, पहली चुनौती दमोह थी और रिकॉर्ड मतों से बीजेपी हार गई। कमलनाथ की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अगर बीजेपी इनमें से कुछ एक सीट एकाधिक भी गंवाती थी, तो संगठन के मुखिया के तौर पर वीडी शर्मा के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह उनकी काबिलियत पर, क्योंकि जिस भरोसे के साथ उनको लाया है। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर संगठन पर सवाल उठेंगे ही, क्योंकि भाजपा का संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत है। जब आपको इतना मजबूत संगठन का नेता बना दिया है तो आपको उसमें और चार चांद लगाना पड़ेंगे और मेहनत करके उसको और उस शीर्ष पर पहुंचाना पड़ेगा। यदि वो कहीं कमज़ोर हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो नेता है संगठन का, उस पर सवाल उठेंगे, उसकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती। देखिए सर, मैंने पहले भी कहा था मनोज जी कि सरकार पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो संगठन पर निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। एक तो आपकी खुद की सीट है, 2, एक लोकसभा वाली और एक विधानसभा की। यदि आप कांग्रेस से एक भी सीट ले लेते हो, एक हार जाते हो, तो निश्चित तौर पर आपके पास कहने को बहुत कुछ है। लेकिन यदि आप देखिए कांग्रेस अपनी दोनों भी सीटें जीत जाती है और आप अपनी दोनों भी जीत जाते हो, तो सवाल आप पर भी खड़े होंगे कि आपने किया क्या, जो तो आपकी थी वो आपको मिल गई हैं, तो आपको छीनना है। और कांग्रेस यदि उनमें से 3 सीटें ले लेती है तो निश्चित तौर पर सरकार पर भी सवाल उठेंगे कि आपने 1.5 साल में क्या किया। संगठन पर तो सवाल उठना ही है। इसलिए आप देखिए संगठन पहले से तेजी में लगा हुआ है, क्योंकि एक चुनाव आप हार गए, आपने ठीकरा वहाँ पे भीतरघात का फोड़ दिया हो, तमाम तरह के आपने आरोप लगा दिए हो, नोटिस दे दिया हो, उस नोटिस के बाद भी आपको
संगठन में लेना पड़ा, क्योंकि जिम्मेदारी आप सिर्फ एक ही व्यक्ति पर नहीं डालते हो। यदि भीतर घात हो रहा था तो संगठन क्या कर रहा था? निश्चित तौर पर संगठन का काम है, यदि कोई बगावत कर रहा है, कोई भीतर घात कर रहा है तो उसको रोकना है। हमने रायसेन में भी देखा, सेजवार को आपने किस तरह से रोका था, उपचुनाव में देखा 28 में मनोज जी कि आपने एक एक चीज पर ध्यान दिया, तो दमोह में क्यों नहीं दिया? ये संगठन की जिम्मेदारी है, संगठन महामंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि यदि कोई नाराज है तो उसको संतुष्ट करना, यानी उसको काम पे लाना। कुछ ऐसे मोह थे जो दमोह में हार का कारण बने, लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि शायद चारों सीटों पर बीजेपी कांग्रेस इससे सबक लेगी। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर 4 सीटों के लिए 64 बिछ चुकी है, बीजेपी ने अपनी तैयारी की है, कांग्रेस ने प्रभारी बना दिए, लेकिन जिस प्रकार से दोनों ने विधायकों, मंत्रियों की फौज उतारी है, उससे उनको ये सबक लेना होगा दमोह से कि कहीं ऐसा ना हो कि इस भरोसे में वो उनकी नैया डूब जाए। और बड़ी चुनौती बीजेपी के संगठन के लिए भी, क्योंकि शिवराज के काम पर तो मोहर पब्लिक 28 उपचुनाव में लगा चुकी है। अब संगठन के मुखिया के नाते BD शर्मा के सामने एक चुनौती होगी कि इन चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाएं। और कमलनाथ के लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि जिस प्रकार से उनको झटके लगे थे, वो सरकार गई, फिर उपचुनाव हारे वो, लेकिन दमोह की जीत ने उनको संजीवनी दी। और इस संजीवनी को बरकरार रखने, या कहें कि उनकी 2 में से कोई एक कुर्सी बरकरार रखने के लिए उनको कम से कम 3 सीटों पर जीत जरूरी होगी, या कम से कम उनकी जो दोनों सीटें हैं उसको बचाना बहुत ज़रूरी होगा। टेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।